बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख खराब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहां पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो जराए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो जाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है, वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीजों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं, और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीजें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर जरूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीजें गैर जरूरी है, ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती। प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी नजर एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो जाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार खवातीन और हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं का सुनने वाला है। लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अबसार आलम साहब ने देखे, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे? तो फिर तो अबसार आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी। हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी, ये उन्होंने कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, खास आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट से इनका जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलिजीन है उनकी मौजूदगी में कुछ टेस्ट किए जाएं और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएं, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख खराब जरूर हुई थी, और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये जो आंख खराब हुई है ये हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से खराब हुई है। अब ये इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से खराब की है या इनकी नाअहली है, ये समझ नहीं पाए। ये चीजें तो इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान में अब कौन करेगा? यानी आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी इंक्वायरी कौन करेगा या कौन चेक करेगा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है पाकिस्तान में तोती बोलता है, ताकत उनके पास है। आज तो ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, वहां पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में, कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो मुकदमात उन पे दर्ज किए गए हैं, जरा उनकी नौयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इकदाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नतायज की धमकियां, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई ये कौन से वाकयात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पड़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है, और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो एहतजाज में गिना ही नहीं जाता। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं वहां पे और कह रहे हैं जी हमारा धरना। अब इस तरह का धरना तो हमने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं देखा। इधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो धरना था वो पहले खत्म हो जाता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है, वो भी समझ से बाहर है कि वहां क्या चल रहा है। पार्लियामेंट लॉजिक वालों की कोई खबर आ ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा। फिर यहां पार्लियामेंट से निकल के जाते हैं 2 लोग, जाके डॉक्टरों से मिलके ब्रीफिंग लेके वापस भी आ जाते हैं और उनको रोटी नहीं मिलती। ये अजीबोगरीब किस्म की चीजें हैं जिनसे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। देखिए हुकूमत जिसको चाहती है वो कहती है आओ जी आपको मिलवाते हैं। अब वो यही समझे होंगे इमरान खान से मिलवा रहे हैं, वो लेकर चले गए, डॉक्टरों से मिलवा के उनको वापस ले आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इस सिचुएशन में फंस गई है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में भी निकल रहे हैं, तो लोग खुद निकल रहे हैं, लीडरलेस निकल रहे हैं। और लीडरशिप जो है वो बाकायदा लोगों को कॉल करके ऐसा सच बुला नहीं रही कि तुम लोग आओ यहाँ पहुंचो, या लोग खुद लेकर नहीं आ रहे। उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूं। अगर इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बंदा इकट्ठा कर दिया ना सवाबी में, तो वो लोग ये कहेंगे कि चलो इस्लामाबाद, फिर वो क्राउड कंट्रोल नहीं होगा। और अभी कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जो उस क्राउड को कंट्रोल करे। और ग्राउंड के ऊपर सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं, बड़ी सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट है। ये 2/3 अक्सरियत के साथ अभी आप इलेक्शन करवाएं, इमरान खान नाकों चने चबवा देगा सारों को, ये इलेक्शन जीत जाएगा बड़े आराम से, सबको पता है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं। सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तैयारियां, जो तंजीमी तैयारियां होती हैं वो नहीं है। अगर आपने एक तहरीक चलानी है, एक लॉन्ग मार्च करना है, एक धरना देना है, आपको उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, आप उसके लिए तैयारियां करते हैं।
आप कंटेनर बनाते हैं, कारकुनों को तैयार करते हैं, कारकुनों की ड्यूटियां लगाते हैं, आपको पता होता है कहाँ कहाँ से कौन कौन बंदा लोगों को लेकर आएगा, किस तरीके से होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई इनकलाब ही आ जाए पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए और पूरा पाकिस्तान मामला अपने हाथ में ले ले, फिर तो 2-4 दिन की गेम है, फिर तो मामला बिल्कुल उलट जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपको बड़ा एहतजाज करना पड़ता है, तो मैं ये साफ बात कहना चाहता हूं कि उसकी तैयारी नहीं है। अगर गुज़िश्ता चंद महीनों में ये रैलियां की गई हैं, जलसे जुलूस किए गए हैं, इनकी जगह पे अगर ग्राउंड पे प्रॉपर तैयारी की जाती, जिसको इमरान खान साहब ने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट, अगर उसकी तंजीमी सतह के ऊपर तैयारी की जाती, नौजवानों को पता होता, उन सबके पास उनकी ड्यूटीज होती हैं और वो सारे जुड़े होते आपस में राब्ते में, तो ये ज्यादा बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में होते। लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। मकबूलियत बहुत है, मकबूलियत बहुत है, अवाम के अंदर पजीराई बहुत है, अवाम जो है वो लायामल भी मांगती है। लेकिन देखिए, आप एक हुजूम को लेकर नहीं चल सकते, आपने बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से जाना होता है, उसकी तैयारी नहीं है। और अगर इनकलाब आ जाए तो अलग बात है, वो हमने पंजाब में तो देखा नहीं अभी तक, ना सिंध में देखा, ना बलूचिस्तान में देखा। लोगों को निकलना चाहिए अपने हक के लिए, और एक दिन लोग निकलेंगे, मैं ये जानता हूं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, उनके बाकी लोगों को किसी भी ट्रैप में आने की बजाय अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को तेज करना चाहिए। अभी तो ये मुतालबा है, और देखें एक और पंगा पड़ गया, फैमिली और पार्टी, ये ऐसा लगता है बज़ाहिर आमने सामने आ गया। और ये जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी सारा दिन बहस होती रही है, मस्जिद के अंदर बैठ के इन्होंने मीटिंग की है, वो यही की है ना कि जनाब पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा, फैसले कौन करेगा। तो देखें, सादी बात है, जो सियासी फैसले वो सियासतदानों ने करने हैं, वो इमरान खान की फैमिली तो नहीं कर सकती। वो तो बहुत ही गैर सियासी किस्म के लोग हैं, उनको तो इतना आइडिया भी नहीं है। तो ये फैसले तो सियासतदानों ने करने हैं, जो तजर्बाकार सियासतदान है। महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन्होंने ये, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, इन लोगों ने ये फैसले करने हैं कि किस तरफ जाना है, एहतजाज कैसे होगा और सियासी फैसले क्या होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी अजीब है, यहां पे इमरान खान साहब की जिंदगी का मामला आ जाता है, उनकी बिनाई का मामला आ जाता है, तो फैमिली बहुत रेलिवेंट हो जाती है और वो ओवरकम कर जाती है सारी सिचुएशन को। सारी सिचुएशन में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वजह यह है कि उनकी वाबस्तगी है ना बराह रास्त कानूनी नुक्ता नजर से भी। जब इलाज के बारे में बात की जाएगी तो फैमिली की बात की जाएगी, फैमिली को बनाए, कानून में भी फैमिली पहले है। तो यहां पे फैमिली की रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो कंफ्यूज भी हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। क्योंकि देखिए, फैमिली तो जब बात करेगी वो यही बात करेगी, हमारे भाई को निकालो जेल में से और उसका इलाज होना चाहिए, हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए। उनकी डिमांड्स तो यही रहेगी। अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरह पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं। अब देखना यह है कि इसको ये कैसे मैनेज करते हैं। अभी जो होना था वो तो चीजें हो गई हैं। आज इमरान खान साहब की फैमिली स्टेटमेंट देगी, देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या आता है। इमरान खान साहब की उनके बेटों से सिर्फ बातचीत करवाई गई है, और देखें ना, बेटों से जब बातचीत की तो नईम हैदर पंजूता साहब हो या बाकी लोगों ने बताया कि इमरान खान ने अपने बेटों को बताया कि उनकी आंख मुतासर हुई है। ये बात तो कंफर्म है। अब जिन लोगों की वजह से आंख मुतासर हुई है उनसे तो सवाल होता रहेगा, इसका जवाब तो हमेशा मांगा जाता रहेगा, क्योंकि एक लीडर के साथ इस किस्म की हरकत हुई है। मैंने वीडियो देखी है शफीउल्लाह जान की, जैसे पुलिस उसको घसीट के मारती हुई लेकर जा रही है। यानी किसी वजीर इत्तलात को क्या ऐसे पुलिस घसीट के मारते हुए लेकर जा सकती है? सिंध का, पंजाब का, फेडरल का, फेडरेशन का, कोई भी, बलूचिस्तान का कोई भी वजीर इत्तलात आप पकड़े और पुलिस वाले ऐसे मारते हुए घसीटते हुए इसको ले जाएं, ये मनाजिर पाकिस्तान का मीडिया ववेला डाल देगा, पाकिस्तान का मीडिया शोर मचा देगा, पाकिस्तान के अंदर रोला पड़ जाएगा और पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। लेकिन शफीउल्लाह जान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से उनका ताल्लुक है और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब पे बहुत गुस्से में है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जो बाहर दिखाई दे रहा है। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, मैं इसके ऊपर इसलिए बात करूंगा कि मैं इनमें एक दो चीजों का गवाह भी हूं। गंडापुर साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की तारीफ की कि जितनी कोशिश उसने की, मोहसिन नकवी ने इमरान खान को छुड़वाने की, उतनी कोशिश किसी ने भी नहीं की। ये तो जरा ज्यादा बोल गए। गंडापुर साहब की अपनी कोशिश मोहसिन नकवी से ज्यादा है, और इमरान खान साहब की पार्टी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान साहब को छुड़वाने की। मोहसिन नकवी की कोशिश, यानी वो एग्जैक्ट जगह पे, वो एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि जिस जगह मोहसिन नकवी ने बात की वहां कोई नहीं कर सका। गंडापुर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं।
देखिए, एक तो जहन में रखें कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो मोहसिन नकवी के पास थी, और मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के सके हैं, बहुत प्यारा ताल्लुक। तो पंजाब में अगवा हुए लोग, अगवा बराए बयान हुआ, पंजाब में जुल्म हुआ, जबर हुआ, फस्तायत हुई, कंपेन नहीं चलाने दी, आरओज का कंट्रोल था, फिर पंजाब में जो कुछ किया गया, झंडा तक नहीं उठाने दिया गया पीटीआई को, फॉर्म 47 जारी करवाई गई। ये सारा खेल जो है मोहसिन नकवी साहब थे ना, जिन्होंने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने दी, एक बड़े प्लेयर थे इसमें। दूसरा, बतौर वजीर दाखिला बाकायदा धमकी लगाकर 26 नवंबर का कत्लेआम किया मोहसिन नकवी ने, और उनके ऊपर ये इल्जाम भी है, ये तो अली अमीन गंडापुर भी ये बात करते हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के पीछे जो एक शख्स या मुख्तलिफ दिमाग जो काम करते हैं, उनमें एक मोहसिन नकवी का दिमाग भी है, और ये बहुत अहम आदमी है आसिम मुनीर के लिए, और बहुत अहम दौरों के ऊपर भी आसिम मुनीर के साथ रहा। तो मोहसिन नकवी ने इमरान खान को, पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचाया, इनकी बनती हुई हुकूमत नहीं बनने दी। और आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहता है, और नवाज शरीफ वगैरह भी अब मोहसिन नकवी के बहुत करीब हैं। तो मोहसिन नकवी ने इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को जबरदस्ती इक्तदार में लाने के लिए पूरा खेल खेला। लेकिन इमरान खान को छुड़वाने के लिए, देखिए अब ये मैं आपको बताता हूं, मेरी जब गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, जब वो वजीर आला बने, तो उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान को बातचीत के जरिए से छुड़वाऊंगा। मैंने उन्हें कहा जी इमरान खान ने तो आपको एहतजाज का टास्क दिया कि आप अपनी कंपेन चलाएंगे, आप एहतजाज की, और आप एक तहरीक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप मेरे से लिख कर ले लें, इमरान खान अगर कभी भी छूट कर आएगा तो वो ये बातचीत के जरिए छूट कर आएगा, वैसे इमरान खान नहीं छूटेगा। उन दिनों में मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मुलाकातें हो रही थी गंडापुर साहब की, और बहुत मुमकिन है कि गंडापुर साहब को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने आर्मी चीफ के सामने ये बात की हो, आसिम मुनीर के सामने, कि जी इमरान खान साहब के बारे में कुछ सोचे या उन्हें छोड़े या ये मामला रिजॉल्व करें। और इससे गंडापुर साहब ने ये तासुर, जो लॉन्चर्स हैं वो मूवेबल हैं, यानी वो व्हीकल के ऊपर मूव करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी और एरिया से जाके लॉन्च कर देते हैं। तो जिस एरिया से लॉन्च होता है वो एरिया तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो एरिया वहां से बहुत दूर होता है या किसी दूसरे मुकाम पे होता है जहां पे एक्चुअली ये मिसाइल बनाए जा रहे हैं या स्टोर किए हैं। तो अमेरिका उन साइट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, और अगर ढूंढ भी ले तो वो जमीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में है। अमेरिका की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो दुनिया के बेहतरीन दस्तयाब बम है, जिन्हें अगर ड्रॉप किया जाए तो वो जमीन की गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं, वो 200-300 मीटर है। ये 500 मीटर या उससे ज्यादा गहराई के अंदर पहाड़ों के सीने चीड़ के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना के उनके अंदर पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है, और रोजाना की बुनियाद पे अपने ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है, ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। अमेरिकन जो है ना, वो माहिरीन भी अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। पहले रिपोर्ट पे बात करते हैं, फिर माहिरीन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मंजरकुशी कर रही है, और वो ये बता रही है कि ये जंग हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन गई है अब आहिस्ता आहिस्ता। ईरानी ड्रोन $20,000 में तैयार होता है, और इसे रोकने वाला जो पैट्रियट दिफाई मिसाइल का निजाम है वो $4 मिलियन का आता है। यानी $20,000 का एक ड्रोन रोकने के लिए आप $40 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल करें, और बाद औकात वो एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरा और तीसरा इस्तेमाल करें। तो ये तो एक पागलपन है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बच्चा कंकर मार रहा है और दूसरा बच्चा उन कंकरों को सोने की बॉल्स के साथ रोक रहा है। तो नुकसान किसका होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ईरान अगर 20,000 ड्रोन भेजता है इस लड़ाई के बीच में, तो उसको रोकने के लिए कम से कम $80 अरब लगेंगे। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। $1 अरब के लिए मुल्क जो है ना वो तरसते हैं। $80 अरब लग सकते हैं अगर हर ड्रोन को एक मिसाइल से रोका जाए तो, और 20,000 ड्रोन सिर्फ अगर ईरान भेजता है। और जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक ईरान के पास 80,000 तैयार ड्रोन मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, और वो रोजाना की बुनियाद पे 500 ड्रोन बनाता है, और वो मिसाइल जो तैयार करता है, ईरानी सहाफियों ने दावा किया कि ईरान रोजाना की बुनियाद पे इतने मिसाइल तैयार करता है जितने कोई और नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा पूरा। अब ये अस्करी एतबार से, माली एतबार से, मुआशी एतबार से ईरान पूरी तरह से थका रहा है पूरी दुनिया को। जिस तरह उन्होंने आबनाए हरमस को बंद किया है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां आएंगी, अभी मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। लेकिन सिर्फ चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के बहरी जहाज तेल लेकर गुजर रहे हैं। ईरान ने सिर्फ उनको छूट दी है और किसी को वो नहीं जाने दे रहा आबनाए हरमस में से, और वहां से उन्होंने सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है।
7 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया, जबकि अमेरिकन अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो ईरान अगर सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स के, यानी आधा अरब डॉलर के, ईरान अगर ड्रोन भेजे ना तो 80 अरब डॉलर लगते हैं सिर्फ उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको रोकने की सलाहियत है ही नहीं अमेरिका के पास। और एक उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, ये बन कहां पे रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी साइट्स तैयार की हैं, इन पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं, और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के जरिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है। और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद रखेंगे और यह कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। और जो चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीजें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर जरूर हमला करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए।